अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीस रोड। आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है मेवात के नूह हेडक्वार्टर के अंदर। यहां पे मैं आपको एक ऐसे इतिहासकार से मिलाना चाहता हूं जो कि मेवात में ही जन्मा है। सिद्दीक अहमद मेव जिनका नाम है। लगभग उनकी उम्र 50 से 55 साल हो सकती है और इन्होंने मेवात के इतिहास के ऊपर ऐसी ऐसी किताबें लिखी जिनके बारे में आज तक आपको पता ही नहीं है। तो मैं वो पूरी डिटेल्स आपको दिखाना चाहता हूँ। जिस तरीके से लोग मुसलमानों के बारे में उल्टी सीधी बातें करके वीडियोस अपलोड कर देते हैं, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आज मेवाती मुसलमानों का इतिहास हिंदुस्तान की इस सरजमीन पर क्या रहा है और मेवाती मुसलमान आखिर हैं। सबको पता, कानवा के मैदान में 1500 ईस्वी में बाबर और राणा सागा के बीच जो युद्ध हुआ था, उसमें राजा हसन का मेवाती का क्या योगदान था और क्या मेवाती मुसलमानों का इतिहास रहा है, वो तमाम बातों को लेकर आज मैं सिद्दीक अहमद मेव की ज़बानी आपको सुनाना चाहता हूँ। तो मैं कैमरामैन को जरा एक बार अंदर आइए। यहाँ पर आज मैं एक ऐसे शख्स, ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ जिन्होंने मेवात के इतिहास के ऊपर कई सारी किताबें लिखी हैं और मेवात के बिखरे हुए इतिहास को एक तीर्थ किया है और दुनिया के सामने उसे उजागर किया है। वो है मेरे सामने आज सिद्दीक अहमद मेव साहब। बाबर और महाराणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में मेवाती मुसलमानों का, या फिर यूँ कहूँ मेवों का एक राजा था, राजा हसन खां मेवाती, उनका क्या योगदान, क्या इतिहास रहा है। हिंदू समाज के लिए किस तरीके से उन्होंने बलिदान दिया था और अपने वतन के लिए वो मर मिट गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सभी नहीं हैं बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज भी मुसलमानों को मुगलों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ मेवात आज तक में सिद्दीक अहमद मेव साहब आपका। बहुत शुक्रिया सर। हमने आपके चर्चे बहुत सुने हैं और मैं 2009 में आपसे आशीर्वाद लेने आया था। उस टाइम उम्र भी बहुत कम थी, सिर्फ जज्बा था कुछ करने का। आज ऊपर वाले की कृपा से 6-7 जिलों के अंदर जो हमारा चैनल है मेवात आज तक, वो उरूज पर है। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से युवा पीढ़ी के लिए मैं कुछ ऐसी चीज़ दर्शाऊं जो उनको समझ भी लगे और उनको हमारे इतिहास के बारे में पता चल सके। और ख़ासकर मैं इस पैगाम को मुसलमानों के साथ साथ तमाम हिंदू भाइयों के लिए भी देना चाहता हूं, ताकि उनको ये पता चले कि मेवाती मुसलमानों का इतिहास क्या रहा उनके साथ में। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूं कि बाबर जब आया था इस मुल्क के अंदर, तो उसके बाद उनका जो झगड़ा, जो युद्ध शुरू हुआ था, वो महाराणा इब्राहिम लोधी से हुआ था। लेकिन उसके बाद बहुत जो बड़ा एक युद्ध उन्होंने लड़ा था, वो महाराणा सांगा के बीच और बाबर के बीच युद्ध लड़ा गया था, जो कि कानवा के मैदान में बताया जाता है। हमें पूरा ज्ञान नहीं, बट आपसे सीखने भी आए हैं और लोगों को दिखाने भी आए हैं। तो उस युद्ध के अंदर मेवाती मुसलमानों का, या फिर यूँ कहूँ कि राजा हसन का मेवाती का क्या योगदान था, वो मुझे विस्तार से आप बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपकी, जो आपने अभी अपनी सफल पत्रकारिता के बारे में बताया, उसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। जी शुक्रिया। बाबर नाम हमें लिखता है कि महाराणा सांगा का आदमी जी, और इब्राहिम लोधी का चाचा जी महमूद लोधी उससे काबुल में मिले थे और भारत पर हमला करने के लिए उन्हें दावत दी थी जी। और तय ये हुआ था कि जब इधर से बाबर हमला करेंगे तो इधर से राजपूत सेना भी दिल्ली पर हमला कर देगी। दिल्ली पर हमला करेंगे। तो 21 अप्रैल 1526 को जी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में हसन खां मेवाती और उनके पिता अलावल खां भी उस युद्ध में शामिल थे जी। और बहुत कम समय में वो युद्ध बाबर ने जीता, क्योंकि बाबर नई तकनीक के साथ आया था जी। और बाबर एक कुशल योद्धा और कुशल सेना नायक था। उसके पास तोपें थी जिनका इब्राहिम लोधी के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि उनके पास 1 लाख की बड़ी सेना थी जी। और बाबर के पास कुछ कम सिपाही थे, लेकिन उसके तीरंदाज और उनकी तोपों ने जो फैसलाकुन लड़ाई लड़ी, उसने इब्राहिम लोधी को आधे दिन की लड़ाई में ही हरा दिया। जी जी।
इस युद्ध में जो पानीपत में लड़ा गया, हसन खां मेवाती का बेटा ताहिर खां गिरफ्तार हो गया और उनका पिता अलावल खां अपने शिविर में मरा पाया गया। अच्छा, तो जनाब जैसा आपने बताया कि पानीपत के युद्ध में राजा हसन खां मेवाती का बेटा ताहिर खान यानी कि इन पानीपत के युद्ध में भी ये शामिल थे क्या? जी, पानीपत के युद्ध में हसन खां मेवाती शामिल थे। किस साइड से लड़ा था उस टाइम? ये इब्राहिम लोधी की तरफ से। असल में इब्राहिम लोधी हसन खां मेवाती का मौसेरा भाई था। तो और इब्राहिम लोधी ने ही उनको राजा की उपाधि दी थी। दिल्ली में उनको, दिल्ली दरबार में उनको कुर्सी अता की थी और उनको शाह मेवात का खिताब दिया था। तो इसलिए वो इब्राहिम लोधी की तरफ से लड़े थे और हमेशा वो इब्राहिम लोधी के साथ ही रहे थे। पानीपत के युद्ध के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, जो भारत में जो स्थिति सामरिक तौर पर जो स्थिति पैदा हुई, वो बहुत अजीब थी। एक तरफ बाबर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर चुका था। बहुत सारा धन इब्राहिम लोधी के खजाने से उसे प्राप्त हुआ था, जिसे उसने अपने सिपाहियों में और काबुल तक बांट दिया था। एक तरफ बाबर हिंदुस्तान में रहना चाहते थे और वो क्योंकि महाराणा सांगा उनकी मदद के लिए पानीपत में नहीं आए थे, उनसे बदला लेना चाहते थे। दूसरी तरफ उनके जो सिपह सालार थे और उनकी जो सेना थी वो भारत में नहीं ठहरना चाहती थी। भारत की गर्मी से वो परेशान थे। खुद बाबर लिखता है कि यहाँ की गर्म लू के थपेड़ों से हम निढाल हो जाया करते थे और हमारे कई सिपाही लू से मर गए थे। इधर महाराणा सांगा ने बाबर को भारत से निकालने की तैयारी शुरू कर दी। तो दिल्ली, एक तरफ तो दिल्ली और आगरा की सल्तनत थी जो इब्राहिम लोधी से बाबर ने ली थी, और दूसरी तरफ महाराणा सांगा की वो सल्तनत थी जिसे मेवाड़ कहा जाता था। इसके अलावा मारवाड़ और जो दूसरे राजा थे, चौहान और इधर के चंदेले, सब कोई 52 राजा महाराणा सांगा के साथ चले गए थे। मेवाड़ और दिल्ली के बीच में मेवात की रियासत थी। हालांकि छोटी रियासत थी लेकिन बहुत मजबूत रियासत मानी जाती थी। तो जो स्थिति उत्पन्न हुई महाराणा सांगा और बाबर के बीच, उसमें दूसरे राजाओं को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश शुरू हुई। हसन खां मेवाती के पास बाबर का संदेश गया। अच्छा। इधर हसन खां मेवाती ने अपने एक कर्मचारी करमचंद को आगरा भेजा कि वो अपने बेटे की रिहाई की बात करे। अच्छा, उसका बेटा बाबर के कब्जे में, बाबर की गिरफ्त में, जेल में था, तो उसकी रिहाई की बात करे। इधर महाराणा सांगा का संदेश आया कि हसन खां हमारे और आपके बुजुर्ग एक थे, इसलिए हम खूनी भाई हैं, रक्त भाई हैं, इसलिए आपको मेरा साथ देना चाहिए। हसन खां मेवाती ने पहले तो बहुत गुस्से में जवाब दिया, क्योंकि महाराणा सांगा वो आदमी था जो बाबर को आमंत्रित करके यहाँ बुलाया जाता था। तो इससे हसन खां मेवाती ने उसको झिड़क दिया। लेकिन जब महाराणा सांगा ने उनसे ये कहा कि हम दोनों रक्त भाई हैं, बाबर फिर भी आक्रांता है, इसलिए आपको मेरा साथ देना चाहिए, तो फिर हसन खां मेवाती कुछ नरम हुए। इधर बाबर ने हसन खां मेवाती के बेटे को ये सोचकर रिहा कर दिया कि शायद ये बेटे की रिहाई से मेरा एहसान मानेगा और मेरी तरफ आ जाएगा। अच्छा। चाहे तो दिल्ली से मेवाड़ पे आक्रमण करना हो या मेवाड़ से दिल्ली पर आक्रमण, उसे मेवाड़ से गुजरना होता था। इसलिए खास तौर से हसन खां मेवाती को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की गई। बाबर ने ये कहा कि भाई हम दोनों धर्म भाई हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हो, इसलिए आपको मेरे साथ आना चाहिए। अच्छा। लेकिन हसन खां मेवाती ने बहुत माकूल जवाब दिया कि आप धर्म की बात करते हैं, मैं मानता हूँ हम धर्म भाई हैं, लेकिन इब्राहिम लोधी भी तो मुसलमान था, वो भी तो धर्म भाई था, उस पर आपने हमला क्यों किया? दूसरी बात यह है कि आप बेशक मुसलमान हैं, धर्म भाई हैं, लेकिन आप आक्रांता हैं, और महाराणा सांगा मेरा रक्त भाई है, मेरा खूनी भाई है, इसलिए मैं अपने खूनी भाई का और अपने वतन भाई का साथ दूंगा, धर्म भाई का साथ नहीं दूंगा। दोनों सेनाएं, इधर से भी मेवाड़ से महाराणा सांगा बढ़ा और बाबर आगरा से निकला। जैसे ही वो खुले मैदान में आए तो सेना एक बार फिर घबराई और उन्होंने फिर ये कहा, बाबर की सेना घबराई, हाँ, और उन्होंने फिर ये कहा कि
ये आप ऐसा कीजिए, ये मामला यहीं छोड़ दीजिए और काबुल चलते हैं, वहाँ फिर दोबारा से योजना बनाएंगे और हमला करेंगे। इसी वक्त एक शरीफ नाम का एक ज्योतिषी अच्छा। काबुल से आया और उसने ये कहा कि राहु केतु इस वक्त पश्चिमी देशांतर में है, इसलिए जो पश्चिम से आएगा वो हारेगा। अच्छा अच्छा। तो इसने बाबर की सेना में और परेशानी पैदा कर दी, क्योंकि पश्चिम से आया था बाबर। अच्छा। लेकिन बाबर ने बहुत मजबूती दिखाई इस वक्त, अच्छा। और उन्होंने कैसे भी करके अपनी सेना के मनोबल को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने छापे मारे राजपूत सेना पे, जो महाराणा सांगा की सेना थी, और इचड़े बिछड़े सिपाही जो जैसे जंगलों में इधर उधर हो जाते थे, उनको उनका सर काट के दिखाया सेना को, देखो हम सर काट लाए, इतने बहादुर नहीं है जितना मानते हैं। लेकिन फिर भी इस सेना में एक डर था कि नया देश है, नई सेनाएं हैं, नया इलाका है, कोई हमारा अपना नहीं है, कोई मदद करने के लिए नहीं है, तो क्या होगा। तो फिर बाबर भी काफ़ी परेशान हो गया जब सेना का वो मनोबल देखा और अपने सिपह सालारों का मूड देखा, तो वो भी काफ़ी परेशान था। तो एक रोज रात को वो अपने शिविर से ऐसे घूम रहा था, तो उसके दिमाग में एक योजना आई, क्योंकि बाबर के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट सिपह सालार था और युद्ध की योजना बनाने में उसका कोई मुकाबला नहीं था। तो उसको एक योजना सूझी, उसने तुरंत दरबार बुलाया और उस दरबार में उन्होंने एक जबरदस्त भाषण दिया। पहले उन्होंने अपने जो शराब के बर्तन थे सोने चांदी के, वो सब तोड़ दिए कि आज से मैं कसम खाता हूँ कि शराब नहीं पिएंगे और दाढ़ी बढ़ाएंगे, और उन्होंने वो सारे बर्तन तोड़कर गरीबों को दान कर दिए। और फिर उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त भाषण दिया और उन्होंने ये कहा कि साथियों, हम एक ऐसे देश में हैं जो बहुत समृद्ध है, जिसमें बहुत धन है, बहुत खुशहाल है। अगर हम जीतते हैं तो गाजी कहलाएंगे, और अगर हम हारते हैं तो फिर मुजाहिद कहलाएंगे, शहीद कहलाएंगे। इसलिए आपको अपना मनोबल ऊंचा रखना चाहिए। तो इस भाषण का ऐसा प्रभाव उसकी सेना के ऊपर पड़ा कि हर योद्धा तलवार लेकर खड़ा हो गया और मरने मारने पर उतारू हो गया। और उन्होंने अपनी जो फौज थी उसके 5 हिस्से कर दिए। इधर महाराणा सांगा ने अपनी सेना 3 हिस्सों में बांटी। बीच में खुद थे महाराणा सांगा हाथी पे बैठे हुए, दाएं पक्ष की कमान हसन खां मेवाती के हाथ में थी और बाएं पक्ष की कमान मेदिनी राय के हाथ में थी। तो तकरीबन 10 बजे वो युद्ध शुरू हुआ। अच्छा। पहले भारतीय सेना के दाएं पक्ष ने, मतलब हसन खां मेवाती ने बाबर के बाएं पक्ष पर हमला किया, जिसकी कमान हुमायूं के हाथ में थी। अच्छा, उस टाइम भी यानी कि मेवाती सेना ने हमला किया? हाँ, और हमला इतनी तेज था कि हुमायूं की सेना पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उनकी जो रिजर्व सेना थी वो आ गई और उन्होंने उस हमले को संभाल लिया। उसके बाद फिर बाएं पक्ष मेदिनी राय ने हमला किया, फिर वहाँ रिजर्व सेना आई और उस हमले को संभाल लिया। इसके बाद फिर सेनाएं आमने सामने हो गई। और बहुत जब युद्ध अपनी भीषणता पे था तो बाबर ने तोपचियों को कहा कि अब तोप के गोले छोड़ो। अच्छा, उससे पहले परंपरागत तरीके से लड़ाई? हाँ, पहले हथियारों से लड़ाई हुई। तीर कमान भाला वगैरह। तो जब तोपें चली, गोले गिरे, आग बरसी, तो भारतीय सेना चौंक गई, क्योंकि उनके लिए तो नई चीज थी। उन्होंने देखा ही नहीं था। हाथी घोड़े चौंक गए, हाथी वापिस भागने लगे। और बाबर नामा में बाबर लिखता है कि सिपाहियों के झुंड तोप के गोले की जद में आकर धराशायी हो रहे, जल जाते। लेकिन फिर भी युद्ध जारी रहा। और काफी खां ये लिखते हैं कि हसन खां मेवाती बार बार आगे बढ़कर हमला कर रहे थे, लेकिन तभी एक तीर महाराणा सांगा के सर में लगा, जिससे वो बेहोश होकर हाथी के होदे में गिर गए। यहाँ अब मैं क्या कहूँ, या तो इसमें किसी की साजिश थी जी। पृथ्वी सिंह जो बीकानेर का राजा था, वो और 1-2 राजा और महाराणा सांगा को हाथी के साथ युद्ध से मैदान से बाहर ले गए। तो सामरिक दृष्टि से सोचा जाता एक बड़ी गलती थी, क्योंकि जब आपका चीफ कमांडर ही नहीं है तो फिर सेना लड़ेगी कैसे? सेना के कदम उखड़ने शुरू हो गए। उनको महाराणा सांगा दिखाई नहीं दिया। तब
हसन खां मेवाती आगे आए और उन्होंने राजपूत सेना का जो झंडा होता है चीफ कमांडर का वो संभाला। लेकिन इस दौरान एक चीज और हुई, एक तो सिल्दिया का चौहान सरदार चलते युद्ध में बाबर की तरफ चला गया। अच्छा। और दूसरा ये हुआ कि जो बाई पक्ष का कमांडर था मेदनी राय, वो अपने 30,000 घुड़सवार 20,000 घुड़सवारों को साथ लेकर भाग गया युद्ध से। युद्ध से भाग गया? युद्ध से भाग, पहले वो राणा सांगा की तरफ था? राणा सांगा की तरफ था। अच्छा। अब फिर भी लड़ाई जारी रही और हसन खां मेवाती ने आगे आकर झंडा संभाला और उन्होंने फिर अपनी सेना को ललकारा, मेवाती सेना को पूरी राजपूत सेना को, कि अभी भागिए नहीं, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं युद्ध का कमान कर रहा हूं और लड़ाई जारी रखेंगे। और फिर एक बार से दोनों सेनाएं आमने सामने गुत्थम गुत्था हो गई। काफी भीषण लड़ाई हुई। काफी खां की माने तो वो कहते हैं कि दाएं पक्ष से हसन खां मेवाती बार बार अपने घुड़सवारों को लेकर हमला कर रहे थे। तो इसके बाद बाबर ने अपनी तोपें आगे बढ़ाई और उनके जो तोपची थे उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफ़ा, उनसे कहा कि एक स्क्वायर बनाओ तोपों का और फिर हमला करो। तो ये एक तरह से चारों तरफ से तोपें चलने लगी। इधर उलगुमा ने पीछे से इसी दौरान हमला कर दिया। तो हसन खां मेवाती ने कहा कि साथियों, उलगुमा जो घुड़सवार थे जो बहुत दूर होते थे दोनों तरफ, 2 कोस दूर युद्ध के मैदान से, तो वो पीछे चले जाते थे, तो उन्होंने पीछे से हमला किया, पीछे की तरफ से राणा सांगा घेर कर उन्होंने हमला किया। तब हसन खां मेवाती ने अपने साथियों को ललकारा कि साथियों, इसकी तोपें हमें नुकसान कर रही हैं, इसलिए इसकी तोपों को जब तक हम नहीं छीनेंगे तब तक हम लड़ाई नहीं जीत सकते। और अपने घुड़सवारों को उन्होंने उकसाया कि तोपों पे हमला कर दो। इस दौरान जब तोपों पे हमला किस चीज से कर रहे थे वो? कोई परंपरागत अपने भाले थे, तलवारें थी, वो तो ये था कि भाई तोपचियों को मारकर तोपें छीन लो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक तोप का एक गोला हसन खां मेवाती के पास आकर फटा और हसन खां मेवाती वहीं वीरगति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए। और उसके बाद राजपूत सेना वहां से भाग ली। मेवाती घुड़सवार अपने राजा के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए और बाबर वो लड़ाई जीत गया और फिर भारत का शहंशाह बन गया। आप यूँ कह सकते हैं कि अंतिम में राजा के वीरगति प्राप्त करते ही पहले मुगल का सूर्य उदय हो गया। सिद्दीक अहमद मेव साहब बहुत ही अच्छे इतिहासकार हैं, जिन्होंने ये दर्जन भर किताबें मेरे सामने टेबल पर रखी लिखी हैं और पूरी डिटेल से आपको समझाया राजा हसन खां मेवाती के इतिहास के बारे में। और आजकल ये सोचने की बहुत ज़रूरत है, जिस तरीके से कुछ हमारे मुस्लिम समाज में भी होते हैं, ज़्यादातर हिंदू समाज में आजकल ये सिलसिला चल रहा है कि मुसलमानों से नफ़रत भरी जो बातें सामने आ रही है, तो उनको ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेवाती मुसलमानों के इतिहास को एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी यूजर से कहना चाहता हूँ कि एक इस वीडियो पे एक शेयर ज़रूर करना, ताकि हर उस शख्स तक ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए और राजा हसन खां मेवाती का इतिहास हर युवा तक पहुँचना चाहिए, हर तबके तक पहुँचना चाहिए। तो ये मैंने आपको दिखाया आज पूरा इतिहास, राजा हसन खां मेवाती कितने देशभक्त थे, कितने वतन परस्त थे। कि मेवात का राजा हसन खां मेवाती 12,000 सैनिकों के साथ, मेव सैनिकों के साथ कानवा के मैदान में शहीद हो गए थे एक हिंदू शासक महाराणा सांगा के लिए, जबकि उसको काफ़ी सारे लालच दिए गए थे, धर्म के लालच दिए गए थे, धन दौलत के लालच दिए गए थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। और आज शायद मैं मानता हूँ कि यही वो वजह है आज जो देश का सबसे पिछड़ा जिला मेवात को माना जाता है और शक की निगाहों से भी इन मेवातियों को देखा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े बलिदान दिए इन्होंने देश के लिए और आज भी देश के लिए बलिदान देते आए हैं। तो फिलहाल मेरा एक सवाल रह गया था, मैं वो भी जानना चाहता हूँ सिद्दीक साहब से। जनाब, राजा हसन खां मेवाती का जो बेटा था उसके बारे में बताया जाता है कि उसको मार दिया था बाबर ने, उसके बारे में क्या सच्चाई है? नहीं, राजा हसन खां मेवाती का बेटा अलवर में थे उस वक्त जब खानवा की लड़ाई हुई थी। अच्छा। और उसके बाद जब हसन खां मेवाती शहीद हो गए तो ताहिर खां अपने कुछ साथियों को लेकर खानवा गए। वहाँ बाबर से उनका जो शव था, जो उनकी डेड बॉडी थी, उनको मांगा और बाबर ने वो उनका शव दिया। अच्छा। जिसे उन्होंने अलवर लाकर दफनाया। अलवर में अब भी वो जगह जहाँ इनका मजार था, जो 1947 में कुछ धर्मांध लोगों ने तोड़ दिया था, उस एरिया को अब भी हसन की कहते हैं, वो पूरा मोहल्ला हसन की कहलाता है। जी। तो बाबर फिर अलवर आए और अलवर की जो जागीर थी वो उन्होंने मिर्जा हिंदाल को, जो उनका सबसे छोटा बेटा था, उनको दी।
उन्होंने चिन तैमूर को अलवर का शासक बनाया और बाबर ने ताहिर खां को और उनकी फैमिली को अलग से जागीर देकर और मेवात से बाहर बसा दिया। कुछ लोग कहते हैं कि एटा इटावा में जो लोग रहते हैं खानजादे या मेव, वो जागीर ताहिर खां को दी गई थी। जी जी जी। तो दोस्तों ये था राजा हसन खां मेवाती का इतिहास और किस तरीके से बाबर इस मुल्क के अंदर आया था। उन्होंने इब्राहिम लोदी से युद्ध किया, उसके बाद में दिल्ली को फतेह करने के बाद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को फतेह करने के लिए महाराणा सांगा से घमासान युद्ध किया और कानवा के मैदान में उन्होंने महाराणा सांगा से वो युद्ध जीत लिया और इस तरीके से भारत के अंदर मुग़ल सल्तनत शुरू हो गई, मुग़ल बादशाहत शुरू हो गई और उसके बाद लगातार 300-350 साल तक मुगलों का यहाँ राज रहा है। तो दोस्तों मैं यही जानना चाहता था और यही दिखाना चाहता था आपके लिए कि आखिर मेवाती मुसलमानों का इतिहास क्या रहा है, क्यों इतने पिछड़ गए हैं हम। तो आजकल के युवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस ऐतिहासिक बातों को पढ़ने की, देखने की और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये मेरे साथ जुड़े थे आज सिद्दीक अहमद मेव साहब, जो कि बहुत ही बेहतरीन मेवात के मैं कहूँगी एक अकेला ऐसा इतिहासकार है फिलहाल प्रेजेंट में जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं। तो सर एक बार आप बता दीजिए आपने कौन कौन सी किताबें अभी तक लिखी हैं। मेरी अभी तक 8 किताबें छप चुकी हैं और 2 किताबें अभी प्रेस में हैं। किस नाम से है और कौन सी? पहली किताब मेवात एक खोज है जिसमें मेवात का पूरा इतिहास है। दूसरी मेवाती संस्कृति है। उसके बाद संग्राम 1857 मेवातियों को योगदान वो किताब छपी। फिर अमर शहीद राजा हसन खां मेवाती, उसके बाद महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी अब्दुल हई, उसके बाद मेवाती लोक साहित्य में दोहा परंपरा वो किताब छपी और इसके बाद एक किताब नवाब शमसुद्दीन पे छपी थी जिसका शीर्षक था गुलें शहीदा और भरमारू। तो ये 8 किताबें मेरी छप चुकी हैं और 2 किताबें मेरी प्रेस में है। एक है भारत पाकिस्तान का बंटवारा और मेवात और दूसरी पंडून का काड़ा। ये 2 किताबें प्रेस में हैं और बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली। कुछ ऐसा हम करेंगे कि जो पूरी मेवात की जितनी भी बुक सेलरों की जो दुकानें हैं इंशाल्लाह ताला उन तमाम बुक सेलरों की दुकानों पे इनकी लिखी हुई किताबें आपको मिलेंगी और मेवात नहीं, मेवात के सरहदी इलाकों की जितनी दुकानें तमाम बुक सेलरों की दुकानों पर ये किताब हम उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अगले एपिसोड में इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इस तरीके से कहाँ कहाँ आपको ये किताबें मिल सकती है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। प्यारे दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। हमारे चैनल का अकाउंट नंबर और पेटीएम नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर दे दिया गया है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।